स्वागत है आप सभी का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में और भी यहां पर हम लोग को जानकारी दे रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम तो आपको ये बता दूं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इतने वृहद रूप से इनका उपयोग होता है, ये पाए कहां पर जाते हैं या किन से विलगित या आइसोलेट किए जाते हैं। तो याद रखना, प्राकृतिक रूप से जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इनको हम किससे प्राप्त करते हैं? दैट इज नॉन एज इकोलाई बैक्टीरिया से, विशेष तौर से जीवाणु से प्राप्त करते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया से, बेसिलस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से या थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इन्हें क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ओके, अभी तक ऐसा माना गया है कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा जा चुका है। लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा जा चुका है। कितने? 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स से। स्ट्रेन तो जानते हैं ना, बैक्टीरिया के जो प्रभेद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन्स कहते हैं। तो सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो हिंद-2 था, जो मैं पहले बता चुका हूं। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं, लगभग 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से, जिससे कि साफ होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विशेष तौर से जीवाणुओं से आइसोलेट करते हैं। ओके, नाउ ये एंजाइम वाहक डीएनए व वांछित डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। याद रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की विशेषता होती है कि वो वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को, दोनों को विशिष्ट स्थानों से काट सकता है। ओके, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको जान लेनी चाहिए कि आप सब जानते हो कि अभी जस्ट मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किया जाता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ओके, आप बैक्टीरियल सेल से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को निकाल रहे हो और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करते हैं। ओके फाइन, लेकिन प्रश्न है कि जिस जीवाणु से आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट किया, उस जीवाणु में इस एंजाइम का क्या कार्य होता है? तो याद रखना, ये जो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाले वायरस से जीवाणु क्या करता है? सुरक्षा करता है। यानी कि बैक्टीरियल सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरल अटैक विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब कि जीवाणु के ऊपर आक्रमण करने वाले वायरस से जीवाणु की सुरक्षा जो करते हैं वो कौन करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो दो काम हो गए हमारे लिए। तो क्या उपयोग हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का? कि हमने उसको मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम में लिया और वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को हमने उससे काट दिया। लेकिन बैक्टीरियल सेल को क्या फायदा है? तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो वायरस का अटैक होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम में आते हैं? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में आते हैं। ओके, नाउ नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। आपने देखा होगा मैं बार बार ऐसे नाम ले रहा था, इको R1, हिंद-2, हिंद-3, राइट, दैट इज बैम फर्स्ट। तो फिर ये है क्या? मन में प्रश्न उठता है। तो याद रखो कि नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर, ओके, विशेष पद्धति के द्वारा इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण किया गया है। ओके, जैसे देखिए, एंजाइम का प्रथम अक्षर, कोई भी एंजाइम हो, है ना, ये एंजाइम में जैसे राइट इको R1, तो जो प्रथम अक्षर होता है वो क्या शो करता है? जीनस को दर्शाता है। प्रथम अक्षर किसको दर्शाता है? वंश को दर्शाता है, जीनस को दर्शाता है, जिससे उसको पृथक किया गया है। मान लीजिए इको R1 को किससे पृथक किया गया है? इस्चेरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। तो इस्चेरिशिया क्या है? जीनस है, और कोलाई क्या है? स्पीशीज है, जाति है। तो पहला अक्षर जो है वंश को दर्शाता है, और ये हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ये हमेशा किस में लिखा जाता है? बड़े अक्षर में। आप किसी को भी देख लो, मैंने सबके अंदर बड़ा अक्षर लिख रखा है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट आते हैं। ये पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं दूसरा। इसके बाद के दो अक्षर, इसके बाद के दो अक्षर, ये देखो, ये दो अक्षर, ये दो अक्षर जो है उस वंश की जाति के होते हैं। जैसे कि इस्चेरिशिया कोलाई में जाति क्या हुई? दैट इज कोलाई, और वंश क्या हुआ? इस्चेरिशिया। तो ये जो रेस्ट जो दो अक्षर है, पहले अक्षर के बाद में जो दो अक्षर हैं, राइट, ये किसको दर्शाते हैं? उस वंश की जाति को दर्शाते हैं, स्पीशीज को दर्शाते हैं। और हमेशा ये दोनों अक्षर, दूसरे जो दो अक्षर हैं, पहले अक्षर के बाद में जो दूसरे दो अक्षर हैं, वो छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने के पहले बता दूं, चाहे ये पहला अक्षर जो कि कैपिटल में लिखा गया है, जिसको कि कैपिटल में लिखा गया, और दूसरे दो अक्षर जिसको कि स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, ये तीनों अक्षर हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स का मतलब होता है त्रियक भाषा में तिरछी, जानते हो ना इटैलिक्स क्या होती है, तिरछा लिखा जाता है इटैलिक्स भाषा में। ओके, तो तीनों अक्षर इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो अब जैसे कि उदाहरण है, आप पहले तीन अक्षर के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, इको, जैसे इको, तो इको मतलब किससे आइसोलेट किया गया, ई कोलाई से। तो एस्चेरिशिया कोलाई मतलब नाम का पहला अक्षर तो वंश को दर्शा रहा है, ई कैपिटल लेटर में लिखा है, और दूसरे जो दो अक्षर हैं वो जाति के अक्षर हैं, है ना, जिस जाति से इसको पृथक किया गया है उसको दर्शा रहे हैं। तो देखो जैसे एस्चेरिशिया कोलाई, अब एच आई एन क्या जो शो कर रहा है कि एच क्या है, हीमोफिलस, और आई एन क्या है, इन्फ्लुएंजी, इस वंश की ये क्या है, जाति है। तो पहले तीन अक्षर का नामकरण आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं, आपने देखा होगा हम लिखते हैं ऐसे आर, जैसे आर लिखा चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर कौन सा हो गया, चौथा अक्षर क्या है, तो ये देखो चौथा अक्षर में चौथे अक्षर के रूप में वंश के उस प्रभेद को लिखा जाता है। बैक्टीरिया के प्रभेद होते हैं ना, अलग अलग प्रभेद होते हैं, एस प्रभेद, आर प्रभेद वगैरह। तो चौथे अक्षर के रूप में हम वंश के उस प्रभेद स्ट्रेन को लिखते हैं जिससे उसे निकाला गया है। ठीक है, तो ये देखो चौथा अक्षर जैसे क्या है, आर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसे जिस प्रभेद से निकाला गया था वो कौन सा था, आर प्रभेद था, यानी कि आर स्ट्रेन था। तो चौथे अक्षर के रूप में वंश के उस प्रभेद को लिखा जाता है जिससे उसे निकाला गया। तो जैसे देखो चौथा अक्षर मैंने लिख दिया इको, तो तीन अक्षर हो गए, चौथा अक्षर क्या, आर, तो ये क्या है, इकोलाई के प्रभेद आर से इसको पृथक किया गया है। इकोलाई के प्रभेद आर से इसको क्या किया गया है, पृथक किया गया है। ओके, अब एक और पॉइंट देखिए, यदि एक ही जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं, यदि एक ही जीव से एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं, तो उन्हें किससे इंगित करते हैं, उन्हें किससे लेबल करते हैं, रोमन लेटर से इंगित करते हैं, या रोमन अंकों से, उसे रोमन अंकों से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखो, ये जो है नेक्स्ट अक्षर क्या है, ये फर्स्ट शो कर रहा है, रोमन अंक शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे इको R1, इको R2, ये क्या है, एक से एक जीव से यदि एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त होते हैं तो उसको रोमन अंकों से प्रदर्शित कर दें, जैसे इको R1, इको R2 एक्सेट्रा। ओके, अच्छा, अब यहां पर मैंने कुछ दो तीन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में यहां पर जानकारी दे रखी है। क्या क्या है, नेम ऑफ द एंजाइम, जैसे कि इको R1, हिंद 3, बैम फर्स्ट, ये क्या है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, अभिज्ञान सीक्वेंस, यानी कि अभिज्ञान क्रम या अभिज्ञान स्थल। ओके, और ये जिस स्रोत से, सोर्स से, जिससे कि प्राप्त किया गया है, और फिर जब ये अपना काम कर देगा, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, तो जब ये अपना काम कर देगा तो क्लीवेज करेगा ये, तभी तो इनको क्लीविंग एंजाइम्स की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। तो क्लीव कर देगा, तो क्लीव करने के बाद में जो स्टिकी एंड्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे वो कैसे हैं वो देखिए। तो पहला एंजाइम है इको R1, तो इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है इस एंजाइम की कौन सी, GAATTC CTTAAG। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों लड़ियों में समान स्थानों पर कट लगाते हैं। तो G और A के बीच में यदि यहाँ पर कट लगाया है तो यहाँ पर भी G और A के बीच में कट लगाएंगे, तो क्या उत्पन्न होगा, CGCTTAA। ये तो एक सीक्वेंस होगी GCTTAA, और दूसरी सीक्वेंस क्या होगी, ये देखो कैसे काटा, मालूम है ना, यहां से कटा ना, राइट, यहां से कटा ऐसे, तो ये GCTTAA ये रहा, और AATTCG, तो ये तो क्या हो गया, क्लीवेज प्रोडक्ट हो गया। और किससे प्राप्त किया इन्हें, तो इकोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त किया, इकोलाई RY13 से, राइट, इकोलाई RY13 से इसको प्राप्त किया गया। ओके, अब एक और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंद 3, राइट, इसकी सीक्वेंस कौन सी है, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम एंड। ओके, ये 5 प्राइम एंड यहां पर लिखा मैंने, तो यहां पर कट लगा ए और ए के बीच में, यहां पर भी कट लगा ए और ए के बीच में। तो अब जो क्लीवेज प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा, यहां पर कट लगा ना, और एक कट यहां पर लगा, तो ये अलग होगी, ये देखो, तो क्या होगी सीक्वेंस, ATTCGA, ये देखो CGA। अब दूसरी सीक्वेंस क्या होगी, AGCTTA, तो ये हो गया क्लीवेज प्रोडक्ट। और जिससे प्राप्त किया इसे वो क्या था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी RD,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई RD। ओके, नाउ बेम फर्स्ट, इसकी सीक्वेंस क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये देखो G और G के बीच में कट लगा, तो क्लीवेज प्रोडक्ट क्या होगा, देखो GCCTAG, GCCTAG और GATCCG, GATCCG, ये क्लीवेज प्रोडक्ट हो गया। और सोर्स क्या है जिससे कि प्राप्त किया, जिस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को प्राप्त किया गया, वो है बेसिलस अमाइलो लिक्विफिकेंस, बेसिलस अमाइलो लिक्विफिकेंस। ओके, तो ये कुछ मैंने बताया यहाँ पर एंजाइम्स, उनके अभिज्ञान स्थल यानी कि अभिज्ञान अनुक्रम, सोर्स यानी कि स्रोत, और विदलन के उत्पाद। ओके, तो ये जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में था। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी के बचे हुए जो अभी एंजाइम्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियोस एंड वेट फॉर इट। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाएं।